नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। चलो आपल्या सोबत आहे बाबा ट्रॅव्हल्सचे संचालक बाबा भाऊ डवरे सर. सर, आम्ही तुमच्याकडून जाणून घेऊ तुम्ही जे नेमकं जे गदारोळ निर्माण झालेलं आहे, आरोप प्रत्यारोपांची फेरी सुरू आहे की जे ट्रॅव्हल्सवाले आहे अतिरिक्त सीट बसवतात, कोविडचे प्रोटोकॉलचे पालन करत नाही, त्यावर आपण काय भाष्य करा? अतिरिक्त सीट म्हणजे 30 सीटची कॅपॅसिटी आहे, ते आता 10 न 15 सीट भेटून आल्या म्हणजे अतिरिक्त कुठं आल्या मग. आज 50% 60%च्या वरती कॅपॅसिटी नाही आहे. आमच्या ज्या बस होत्या आज जसं माझं 10 टायमिंग म्हणजे 20 बस चालू होत्या, आज 6 बस चालू आहे. सर्व मिळून आम्ही 6 बस, माझी प्रत्येकाची म्हणजे नाही म्हणत मी माझी गोष्ट सांगू राहिलो की 6 बस 3 बस चालून प्रत्येक मोठे मोठे जे फ्लीट ओनर्स आहे त्यांनी कित्येक लोकांनी आपल्या बस बंद करून टाकल्या. हे जर हा आरोप आहे. 70 रुपये डिझेल होता, 100 रुपये डिझेल झाला आहे. टॅक्स तोच आहे, इन्स्टॉलमेंट बसले आहे, व्याजावर व्याज चालू आहे. आम्ही एक म्हणजे मागचं मुद्दल द्यायचं तर पुन्हा आणखी लोन घेतलं, लोनवर लोन सुरू आहे. आमच्याकडे बघण्याची परिस्थिती जी आहे लोकांची ते ठीक नाही आहे. आम्ही काय आहोत हे समजलं. आज रोड फुटले आहे, रोज काही ना काही टायर फुटून येते, सस्पेन्शनचं काम निघते, कारण की माल वाहतूक नाही आहे, हे पॅसेंजर वाहतूक गाडी आहे. म्हणून आम्हाला सर्व सोयीनुसार हे करून ठेवावं लागतं. पण तो ज्यांनी आरोप लावले त्यांनी अर्ध्या रस्त्यात गाड्या पकडाव्या. आमच्या वाहक आम्हाला काही देत नाही. जर रोडमध्ये जर वाहकासोबत संगनमत आमचं आहे म्हणतात, या वाहकासोबत आमचं संगनमतचं मतलबच नाही उठत ना. आम्ही पॅसेंजर लिस्ट इथून बनवून देते ना, ती नेटवर जाते, त्याचा इन्शुरन्स असते. ते नेटवर असल्यामुळं आम्ही मधात काही पॅसेंजर लिस्ट बदलू शकत नाही. जी नागपूरहून निघाली, नाशिक म्हणा, पुणे म्हणा, ते पॅसेंजर लिस्ट लास्टपर्यंत राहते. त्यात काही हँडरायटिंगचं काम नाही आहे, ते नेटवर्कचं काम आहे. जर ड्रायव्हर घेत असेल सीट तर त्यांचं आम्ही रस्त्यात काही रात्री अर्ध्या रात्री आम्ही जाऊन काही पाहू शकत नाही. आता हे झालं आहे की 30 जे सीट होत्या म्हणजे 50% होतं पहिले, आता 100% आहे. कॅपॅसिटीमध्ये 100% चालू शकतात. म्हणजे कोणताही दिवस असा काही आम्हाला लागू नाही आहे. 24 तास म्हणजे केव्हाही तुम्ही ह्या कॅपॅसिटीमध्ये बस चालू शकता. तुम्ही सर, आम्ही अगोदर जर टॅक्स भरायचा तर 3 महिन्याचा, 6 महिन्याचा, किंवा आमची कॅपॅसिटी चांगली आहे, पैशाची कमाई चांगली आहे तर वर्षभराचा भरत होतो. पण आजची कंडिशन आहे की एका महिन्याचाही टॅक्स भरायसाठी कुठून तरी पैसा आणावा लागते. आता महिनेवारी भरावं लागते, त्याच्यात व्याज जाते आमचं. म्हणजे सरकार आमच्यातून ॲडव्हान्समध्ये टॅक्सही घेते आणि व्याजही घेते. हे उलटा धंदा हा सरकारचा आहे. सरकारने कुठेतरी आम्हालाही हे रिलॅक्सेशन दिलं पाहिजे. इन्शुरन्समध्ये रिलॅक्सेशन दिलं होतं. आयफार्म रस्त्यांना 6-6 महिने इन्शुरन्सवाल्यांनी, ते गडकरी साहेबांची मेहरबानी आहे, त्यांच्यामुळं आमचं इन्शुरन्सचं काम मोठं झालं. 6 महिने आम्हाला एक्सटेन्शन भेटलं. त्याचे बेडशीट बदलतो, सॅनिटाईज तुमच्यासमोर पडलं. आज 100 लिटर सॅनिटाईज बदलू आहे. 5 ते 10 लिटर सॅनिटाईज रोज अपडाऊन बसला आमचं बाहेरून आतून करतो. मास्क देतो आम्ही, आमचा जो मास्क आहे आम्ही स्वतः मास्क वाटतो सर्वांना ज्यांचं मास्क असेल. पण मॅक्झिमम कस्टमर स्वतःची मास्क आणतात. एखादा चुकीने राहून गेला तर ठीक, पण हा आरोप आहे. आम्ही म्हणतो ग्राउंड लेवलवर जे आहे सत्य काय आहे हे पाहायला पाहिजे. बोलणं हवेत बोलणं वेगळी गोष्ट आहे. आज टायर फुटून आले, रोड खराब आहे, पाण्याचा ओघ आहे, आमचं काय नुकसान होते हे आम्हाला माहिती आहे. आम्ही जेव्हा 10 गाड्या चालवतो, आज 3 गाड्यावर आलो, टॅक्स भरू शकत नाही. मॅक्झिमम लोकांचा RT-PCR झाला आहे की ते स्वतःच करतात. कारण की बाहेरून आलेला व्यक्ती RT-PCR केल्यानंतरच तो दुसऱ्या गावात जातो. आणि बहुतेक लोकांचा सिंगल या डबल डोजही झाला. आम्ही जेव्हा पॅसेंजर लिस्ट बनवतो ते आम्ही हे चेक करत असतो. आता सर्वांना आम्ही नाही म्हणू शकत. काही लोक शॉर्ट रूटवरही चालते, ते आमचे आहे नाही आहे त्याही गोष्टी असते. पण लाँग रूटवर चालणारे जे बस आहे, नामांकित जे कंपन्या आहेत त्या ह्या गोष्टीचं पालन करतात. दिवाळी दसऱ्याचा सण येणार आहे, अशात आपण बघितलेले की रेल्वे पण पूर्ण फुल बुकिंग सुरू आहे. अशात इथले पॅसेंजर पुणेला जातात, मुंबईला जातात, तर बघितलेलं आहे की तुम्ही ओव्हर चार्जिंग करतात, असे आरोप लागलेले आहेत. आपण काय बोलणार याला? सरकारने जे 3000 रुपये पुण्यासाठी ठरवलं आहे, आम्हाला 3000 तर भेटत नाही, 1500-1600 जास्तीत जास्त. त्याच्याहीपेक्षा मी 50-60%मध्ये पॅसेंजरकडून पैसा घेतो. पुण्याला जर सीझन आला त्या सीझनला कसं असते, वन साईड असते. पुण्याहून नागपूरला येणारा, दिवाळी संपल्यानंतर नागपूरहून पुण्याला जाणारा एक साईड खाली असते. त्यावर हे 2-2.5 हजार रुपये हा फेअर डिसाईड होतो. त्यात फक्त एवढंच झालं आहे का जे ज्या गाड्या त्या पिरियडमध्ये बंद होत्या त्या पिरियडमध्ये त्यांनी टॅक्स माफ केला. पण बंद असताना
रनिंगमध्ये आम्हाला काही बेनिफिट नहीं मिला त्याचा नहीं। इसमें जैसे दो प्रकार के हैं, एक तो कमर्शियल जो लोग हैं टप के ऊपर लेके जाते हैं वो मना ही है, और आपकी यदि 2 बैग है 4 बैग है तो वो तो लेके जाना पड़ेगा ना। नहीं, बैग एक अलग है, ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग उनकी ही साथ में होता है, एक बैग के जगह वो 4 बैग लेंगे तो उसका तो पैसा लेंगे ना। नहीं, ये अभी तक कुरियर की बात कुछ लोगों का वो ठीक है, कुछ लोगों का धंधा है वो, उसके बारे में हमने बोले थे, लेकिन आज के कंडीशन में वो यदि नहीं लेते, यही बता रहा हूँ मैं, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ मैं, यदि लगेज लोड नहीं लेते तो गाड़ी आज नहीं चला सकती। इतना डीजल बढ़ने के बाद, इतने टैक्सेशन बढ़ने के बाद आज टायर 60,000 रुपये जोड़ा हो नाही, गया। तो इसी में तो आरटीओ के संगनमत करूनच तुम्ही हे सर्व घेतात नाही इथे काही इथे आरटीओचं काही संगनमत आपके नाही। बाबर ट्रैवल से जलगांव से भी काफी कुरियर का माल लोड होता है। मेरे पास 2 गाड़ी है, अभी भी दिखाता हूँ मैं। मेरे जो गाड़ियाँ है वो छोटी मिनी ये है, दोस्त करके गाड़ी है, कैंटर है, एक मर्सिडीज बेंच का मिनी कैंटर है, हम उसमें बेचते हैं। यहाँ से लेके तो नासिक तक मेरा माल उसी में जाता है। और जहाँ तक लोगों का जो होता है ना, जो साथ में जाते हैं उसको बोलते सेल्फ, वो लगेज होता है तो उसके हम पैसे क्या लेते हैं। वो तो रेलवे में भी लेते ना, एयरपोर्ट में भी लेते, फिर बस वालों को ही सुखी क्यों, और बस वालों के पीछे क्यों लगे, प्राइवेट बस वालों के लिए। ये जो एसटी की बसेस है इनके टप के ऊपर माल जाता है, इन्होंने अभी पैसेंजर की सीटें निकल ली है और उसमें माल डाल रहे हैं। हम तो दे रहे 57,750 रुपये 3 महीने का टैक्स दे रहे हैं हम, उसके बावजूद हमारे को सोई क्या कर रहे थे पॉलिसी में ही। गडकरी साहब को हमने निवेदन दिया, उसके बाद में हम दिल्ली गए, दिल्ली में भी जाने के बाद में उनके जो सेक्रेटरी थे उनसे भी बात किया। उस स्क्रैप पॉलिसी में हम सोमवार को मिले, बुधवार को प्राइम मिनिस्टर ने स्क्रैप पॉलिसी डिसाइड किया। अब उस डिसाइड में क्या क्या निकलता है वो देखो। हम बोले कि हमारी गाड़ी हमको चलाना नहीं है, स्क्रैप कर दो इसको, इसका बेनिफिट हमको दे दो, जो भी है 10% 20% जो भी देना है, 4% देना है वो दे दो। आज मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी, आप देख रहे होंगे, मैं किसको बेचूँ, कोई लेने वाला नहीं है। हम बोल रहे सरकार को कि आप लेके जाओ। लॉकडाउन यानी कैसा है, जैसी जिसको जो भरना है, इंस्टॉलमेंट भरना है, एक गाड़ी का इंस्टॉलमेंट होता है 2 लाख के करीब करीब, वो तो घर से ही भरे, उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर लोन के ऊपर लोन लिए, वो भी भरना है, लोन भी देना है, लोन के ऊपर लोन जो है वो भी भरना है। हमको तो वो मुसीबत से अभी तक के फेस नहीं कर सके हम लोन कितना दे, टैक्स कितना दे, हमारा हमको ही मालूम। हम तो बोल रहे कि भाई जो आरोप करते उसने हमारे यहाँ आके एक बात हमारे को बात को समझ लो कि हमारी परिस्थिति क्या है। किसान और ट्रांसपोर्ट ये दोनों एक ही धड़े के 2 बैल है। किसान और ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत खराब है। मैं किसान भी हूँ और ट्रांसपोर्टर भी हूँ। विदर्भ मेरी मांग यह है कि जब कोई धंधा करते हो उसमें सब्सिडी, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को सब्सिडी देते हो, ये भी धंधा है, इसमें बहुत से बेरोजगारों को हम दे देते हैं। एक बस के पीछे 7 लोग काम करते हैं। आज 1000 बस यदि नागपुर में चलती तो आप समझ जाओ 7,000 लोग काम कर रहे हैं इसमें। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसमें। पंचर वाला है, ऑटो वाला है, साफ सफाई वाला है, सैनिटाइज जो करता वो है, गद्दा धोने वाला, चद्दर धोने वाला है, आपका टायर कहना पंचर। कहना है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफी लोगों को रोजगार मिलता है। हाँ, यदि आप लोग व्यवसाय बंद होते तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। मेरे खुद के 2 ड्राइवर हार्ट अटैक से मर गए। अब किसको बोलना, कि उसके लड़की की शादी थी, वो लॉकडाउन के पहले तय होगी, लॉकडाउन के बाद में जैसे ठहराया गया था शादी है, और उसने देखा कि मेरे पास अब कोई सोई नहीं है। रात को आया, भैया बोले मेरे को कुछ पैसे लगेंगे, मतलब ठीक है देंगे। सुबह में क्या हुआ क्या नहीं मालूम, चलता फिरता अच्छा ड्राइवर मेरा रात को हटा रहा। तो हिंदुस्तान की अवस्था इतनी ख़राब है, जब वो किसानों का कुछ सुख दर्द नहीं देख रहे, जो अभी वहाँ पर 6 महीने से बैठे, तो हमारा क्या सुनेगा। ये सब देखा जाए तो मैं किसी के विरोध में बात नहीं किया, लेकिन सबके सब नेता, मैं जब मिहान का आंदोलन किया, इस तर्ज पे बात कर रहा हूँ मैं कि सब रावण के सामने बिन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं, ये सरकारों के सामने बिन बजाने कोई फ़ायदा नहीं। इनमें ऐसा हो गया, ये नपुंसकता जो होती है ना, औरतों की बातें होती है, जैसी 4 औरत मिलती है, उसने ये किया उसने किया, आज वही कंडीशन है। एक पब्लिक के बारे में ये बात नहीं कर रही है, ये इसने ऐसा किया, इसने ये गाली किया, इसने ऐसा किया, वो गाली किया, इसलिए आज ये नौबत आई। सेंट्रल से लेके तो स्टेट तक इनको किसी से कोई लेन देन नहीं है। अपना घर कैसा भरता है, इससे ही महाविकास आघाड़ी की सरकार है। मैं तीनों के बारे में बात कर रहा स्टेट हूँ। गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट का जो आरटीओ है, बोलते जो सेंटर से जो डायरेक्शन आते हैं, ये आरटीओ फॉलो पालते नहीं, मानता नहीं, पालते नहीं, बिल्कुल पालती नहीं है। इनके ऊपर जो आप भी एलिगेशंस लगे, क्यों भागते हैं लोग।
छोटी छोटी बात के ऊपर गाड़ी को लटका के रखते हैं। आज जैसे मेरी रात को गाड़ी जाना है, उसका पासिंग नहीं होता है, दो, नहीं तो गाड़ी खड़ी 5 दिन के बदलाव, 5 दिन के यानी फिटनेस के लिए गाड़ी खड़ी करूँ मैं, हो गया नेक्सस हो गया, संगन मत हो गया, उसमें पैसे दो उनको, काम चलाओ। इनको यदि देखना है, आपको ये देखना है, बहुत से इसमें आज भी बता रहा हूँ, बहुत से बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर जो है उनकी गाड़ी में पासिंग भी नहीं है और टैक्स भी भरा नहीं है, तब भी चल रही, संगम और से हम जो टैक्स दे के भर रहे हैं। उसका खामियाजा आपको भुगतना आज महाराष्ट्र के लोग सुबह सुबह टैक्स भर रहे हैं, लेकिन बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही, जो 30 सीट की कैपेसिटी उसमें 100 सीट ला रही, उनको देखो ना। हमको क्या, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टरों के हाथ में कुछ नहीं मिल रहा है, बाहर को देखो, जो यूपी, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, हैदराबाद से जो गाड़ियाँ आ रही ना, उनको चेक करो और बाद में देखो। हम बोले हमको तकलीफ होती, लेकिन हम तकलीफ से नहीं घबराते, जिंदगी की तकलीफ झेलते। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।